गया है एंड वही होगा, ठीक है। तो अगर मैं बेटा नेक्स्ट वीक की जो अभी अपकमिंग अपना संडे आ रहा है उसमें तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का टेस्ट है, उसमें तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, तो उसकी अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिए। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मैं चाहती हूँ आप लोग सभी बच्चे जो है अच्छा परफॉर्म करें, क्योंकि मैं देख रही हूँ बेटा कई बच्चे अच्छा बिल्कुल नहीं कर रहे हैं परफॉर्म इन एनी सब्जेक्ट, ठीक है। अगर एक सब्जेक्ट में परफॉर्म, अगर तीनों सब्जेक्ट में परफॉर्म नहीं कर रहे हैं ना, इट मींस आप लोग नहीं कर रहे हो जितना आपको करना चाहिए था। हाँ, अगर कोई लेट्स सपोज कि अगर कोई केमिस्ट्री में अच्छा नहीं कर रहा है तो आई विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट कि आप लोग क्यों अच्छा नहीं कर रहे हैं, कि केमिस्ट्री में आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है। बट अगर आप तीनों में ही अच्छा नहीं कर रहे हो मतलब आप अपनी साइड से एफर्ट नहीं मार, ठीक है ना, करेक्ट है ना बात, ठीक है। तो प्लीज अपना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिए। आप सबको पता है ना चैप्टर को कैसे पढ़ना है। सैटरडे को मैं एक रिवीजन क्लास लगाऊंगी, जैसे अपन ने सॉल्यूशन की लगाई थी ऐसे अपन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की भी लगाएंगे और उसमें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ये वाली बात क्लियर है ना सबको? यस यस है मैम। ना? हाँ हाँ, ये वाली बात सबको क्लियर है। अब बात आती है तुम्हारे टेस्ट की। तो अगर तुम देखोगे ना तो 28 जुलाई को तुम्हारा ग्रेड 11 एफएसटी लिखा हुआ है वहां पे। अगर आप लोगों ने अगर ओपन किया है उसको पीडीएफ को तो आपने देखा होगा कि ग्रेड 11 का एफएसटी है। देखा है किसी ने 28 जुलाई को? यस मैम देखो देखा अब था। पहली बात है एकदम से ये देखना कि पूरी क्लास 11th का टेस्ट है, नो डाउट अगर मैं भी स्टूडेंट होती तो एकदम से मेरे ऊपर भी थोड़ा सा मुझे भी टेंशन हो जाती कि ये क्या पूरे 11th का टेस्ट कैसे है। तो देखो 11th के टेस्ट तो बेटा होंगे आप लोगों के, ठीक है, उसमें कोई दोहराई नहीं है, वो होंगे आपके। रीजन आपने हर्षित सर का मैसेज भी देखा होगा, रीजन यही है कि आप लोगों का जनवरी में अटेम्प्ट है। तो हम लोग चाह रहे हैं कि अगर आप लोग नहीं 11th कर रहे हैं तो आपके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर बने सो दैट आप अपना 11th भी करो। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि 28 जुलाई को तुम लोगों का पूरा 11th आ रहा है तो आप पूरा 11th करो, ना ना ना, आई एम नॉट सेइंग दिस। और ये हो भी नहीं पाएगा, ये तो इतना तो तुम मानते हो, ऐसा हो भी नहीं पाएगा कि आप पूरा 11th कर लोगे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का, ऐसा नहीं पॉसिबल है। तो आप लोग अपने टारगेट्स बनाओ। टारगेट्स का मतलब समझ रहे हो? आपको सारा नहीं करना है, आप धीरे धीरे स्टार्ट कीजिए। आप मान लो केमिस्ट्री में कोई 3-4 चैप्टर प्रिपेयर कर लो पहले, मान लो 4 भी छोड़ो, कोई 3 चैप्टर प्रिपेयर कर लो। ऐसे ही फिजिक्स में 3 चैप्टर प्रिपेयर कर लो 28 जुलाई तक, और ऐसे ही मैथ्स में 3 चैप्टर प्रिपेयर कर लो। 3-3 चैप्टर का टारगेट बना लो कि मुझे ये करना है। तो जब आप 3-3 चैप्टर का टारगेट बनाएंगे ना बेटा तो आने वाले कुछ ही टाइम में आप पूरा 11th भी कर लेंगे, समझ रहे हो? जैसे कि अगर मैं केमिस्ट्री में बताऊं, जो तुम्हें सबसे आसान वाले चैप्टर लगते हैं ना वही उठाओ। जहां तक मैं बच्चों का समझ पाती हूँ तो उनको सबसे आसान पीरियोडिक वाला चैप्टर लगता है एक तो, ठीक है। एक उनको केमिकल बॉन्डिंग वाला अच्छा लगता है चैप्टर, और एक मोल कंसेप्ट या स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ये तुम लोगों का जो है रहता है, ऐसा ही है क्या, या मैं कोई दूसरे चैप्टर आप लोगों को पसंद है? बताइए। मैम रिडॉक्स रिएक्शन भी है। ठीक है, चलो मान लिया कोई बच्चे के कोई तो होंगे ना फेवरेट चैप्टर, स्ट्रॉन्ग चैप्टर, जिस फेवरेट भी वर्ड नहीं यूज करूंगी, स्ट्रॉन्ग चैप्टर जिसमें से आप क्वेश्चन बना पाते हो। 11th ने सबने पढ़ा होगा, राइट? तो मेरी मानो तो केमिस्ट्री में अगर मैं आप लोगों को बोलूं तो आप पहले जो 4 चैप्टर्स हैं, मोल कंसेप्ट, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, पीरियोडिक एंड केमिकल बॉन्डिंग, इसको आप टारगेट अपना सेट करो कि मुझे अगर इसमें से मैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम भी हटा दूं तो मोल कंसेप्ट, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एंड केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग को तो पता मैं कहती हूँ ना आप लोग इतना डिटेल में जाके पढ़ो ना बेटा, सच बता रही हूँ। क्यों? क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग एक ऐसा चैप्टर है जो हर शिफ्ट में तुमसे 2 से 3 सवाल पूछता है, ठीक है। हर शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। तो मतलब वो चैप्टर ऐसा है जो कोई भी बच्चा छोड़ना अफोर्ड नहीं कर सकता। और वो क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि बच्चा कर ही लेता है, अगर वो पढ़ के गया ना उसको ढंग का तो वो डेफिनेटली उसको अटेम्प्ट कर पाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, मैं क्या बोल रही हूँ? तो आपको अब ये नहीं सोचना कि मुझे पूरा 11th कवर करना है, नहीं, आपको अपने टारगेट्स बनाने हैं। आपने 11th में अपने आप को देखा होगा कि आपके कौन से स्ट्रॉन्ग वाले चैप्टर थे। अगर आपको वो लेना वो ले लो, बट इफ यू थिंक कि नहीं मैम कुछ चैप्टर्स हमारे वीक थे तो हम उसको स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, तो आपको वो लेना वो ले लो। बट अपना टारगेट सेट कर लो 3-3, 4-4 चैप्टर का पर सब्जेक्ट। फिजिक्स में 4, केमिस्ट्री में 4, या और मैथ्स में 4, या 3-3 का कर लो,
ठीक है। लेकिन बेटा मेक श्योर कि जो ये आप चैप्टर पढ़ोगे ना, और इस चैप्टर से रिलेटेड जो तुम्हारे पेपर में सवाल आएंगे, जो जब भी टेस्ट होगा, वो फिर तुम ट्राई करना कि गलत ना हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? Yes, ठीक है। yes, ठीक है, मैं कोई ऐसा बिल्कुल अनरियलिस्टिक बात नहीं करूंगी कि बेटा कर लो ना पूरा, 11 तो पढ़ के आए हो, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोलूंगी, क्योंकि मुझे भी पता है 12th का प्रेशर है अवंती की, मतलब तुम लोग क्लासेस ले रहे हो डेली 3-3.5 घंटे की, तो इतना नहीं हो पाएगा, आई नो दैट। लेकिन थोड़ा थोड़ा तो कर सकते हैं ना, वो तो डुएबल, और करना भी पड़ेगा, वी हैव नो ऑप्शन, है ना, करना भी पड़ेगा, क्योंकि 11th का देना है ना हमें टेस्ट, तो वो चीज हमें करनी पड़ेगी। ठीक है, किसी को कुछ और पूछना है? और मैं आप लोगों को वो क्या बोलते हैं क्वेश्चन मैं शेयर करती रहूंगी टाइमली, जैसे मैं आज आपको मोल कंसेप्ट के कुछ क्वेश्चन शेयर कर दूंगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो आप करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का टेस्ट है, मैं कैसे दूंगा, मतलब समझी नहीं मैं मेरे बेटा दिव्यांश, कैसे दूंगा क्या? मैथ्स का तो पढ़ा ही नहीं है, कोई नहीं बेटा, पढ़ना शुरू कर देना, कोई बात नहीं, पढ़ना शुरू कर दो ना, मैं ये थोड़ी ना कह रही हूँ एक दिन में, मतलब 1-2-10 दिन में सारे चैप्टर हो जाएंगे, पढ़ना शुरू कर दो। ठीक है। और रही बात इस वाले सैटरडे की, तो इस सैटरडे को तुम्हारा क्या है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का टेस्ट है, प्लीज उसको अच्छे से पढ़ लेना मेरा बेटा। ठीक है, चलो ओके। सिल्की और तनीषा नहीं आया ना, बाकी आई गेस सभी आ गए, कृष्णा भी नहीं आया आज। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं फिर। तो आज मैं आप लोगों को क्या कराऊंगी, रेट लो और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कराऊंगी। आज का बेसिकली थोड़ा सा थ्योरेटिकल वाला पार्ट रहने वाला है, हालांकि न्यूमेरिकल भी बनेगा, बट थ्योरेटिकल वाला पार्ट भी रहेगा, समझने वाला पार्ट रहेगा। ठीक है, तभी तुम क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है जी। तो रेट लो और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये सब क्या चीजें हैं, कैसे टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, ये सब मैं आज की क्लास में डिस्कस करूंगी। ठीक है। होमवर्क डिस्कशन मुझे ये करना था आप लोगों के साथ, कि आप लोगों को जो मैंने जितने भी क्वेश्चंस दिए थे, क्या वो आप लोगों ने कर दिया? यस मैम। yes, ma'am. Yes, ठीक, ma'am. ओके। तो मैं मान के चल रही हूँ कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने जो है कर लिया होगा। तो आप ये वाला एक बार मुझे फटाफट से क्वेश्चन करके दिखा दीजिए। ये मैंने आपको दिया था, करवाना क्लास में था, बट मैंने कहा था ये मैं एक बार क्लास में आप लोगों को करवा दूंगी नेक्स्ट क्लास में। तो एक बार इसको ट्राई करो करने का आप सब। मैम इसका सी ऑप्शन। सी ऑप्शन, C2H4 एंड C4H8। ओके, किसी और का भी आया क्या? Yes, ma'am. Option C आ रहा है. ऑप्शन सी आ रहा है, ठीक है। ऐसा ही सेम क्वेश्चन डीपीपी में भी था, जो शायद किसी ने डाउट सॉल्विंग ग्रुप में भी पूछा हुआ था। तो आप क्या करोगे, 0.3010 को क्या लिखोगे, log 2 लिख लो। ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करना है देखो, डी ए बाय डी टी, ठीक है, log dB बाय dt और प्लस log 2। ठीक है, क्या करोगे, इसको यहाँ ले जाओ, माइनस में ले जाओ इसको। ठीक है, तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, log a माइनस log b को कैसे लिख सकती हूँ, log a बाय b लिख सकती हूँ, यानी कि log da बाय dt डिवाइडेड बाय log db बाय dt इज इक्वल टू log 2 लिख सकती हूँ, बोलो। यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, चलो अब log से log कैंसिल हो जाएगा, तो इसको मैं हटा देती हूँ। ठीक है, तो ये क्या बन गया, da बाय dt बाय db बाय dt इज इक्वल टू 2 बन गया, है ना। अच्छा, तो यानी कि ये क्या हो गया, अगर ये मेरा x है, x बाय y क्या आ जाएगा, 2:1 आ जाएगा, मतलब 2/1 आ जाएगा यहाँ पे। देखो एक बार, हाँ या ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am.
ठीक है, अब आपको क्या करना है, x आपका यानी कि x क्या है आपका 2 और y 1, 2:1 में हम बात कर रहे हैं। तो बस इसको आपको करना है। एन ब्यूटेन क्या होता है, सबसे पहले तो आपको एन ब्यूटेन पता होना चाहिए, 1 2 3 4, और ये आपका आइसोब्यूटेन होता है। ठीक है, ये आपका क्या है C2H2। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, X2 होना चाहिए और Y जो है आपका 1 होना चाहिए। तो क्या करें हम, मुझे तो यहाँ पे देखो C ऑप्शन दिख रहा है। अगर मैं C2H4 करती हूँ 2C2H4 तो मुझे C4H8 मिल रहा है। कैन यू सी दैट? देख पा रहे हो सारे बच्चे, है ना? तो यानी कि X क्या रहा होगा आपका, ये रहा होगा। क्या पूछा आपसे, A एंड B पूछा है, आई एम सो सॉरी, A एंड B पूछा है। तो यानी कि A आपका क्या रहा होगा, C2H4 रहा होगा, एंड बी क्या रहा होगा आप लोगों का, C4H8 रहा होगा। इस तरीके से आप कर सकते हो, वरना आप ऐसे भी कर सकते हो, ऑप्शन से भी जा सकते हो। डीपीपी वाला क्वेश्चन ऐसा ही था, बिल्कुल सेम, बट थोड़ा सा डिफरेंट था। इसमें इन्होंने क्या किया, ये दे दिया आप। ठीक है, आप ऑप्शन से भी जा सकते हो, जैसे आप देख रहे हो कि ये इसका डबल है। ठीक है, तो आप उसके अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हो। तभी भी आपका क्या आने वाला है, सी इसका आंसर आने वाला है। ठीक है जी, हो जाएगा ये क्वेश्चन। Yes, ठीक है, मैम। ओके। अब आपको क्या करना है, अब आपको एक ये वाला क्वेश्चन करना है। ये 2023 का क्वेश्चन है और काफी मुझे सही लगा ये क्वेश्चन, तो आप इसको करने का अटेम्प्ट ट्राई करेंगे। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है मेरा बेटा, ध्यान से पढ़ो इसको, क्या बोल रहा है ये। एक रिएक्शन लिखी हुई है, वो बोल रहा है कि कंसंट्रेशन जो है सी की वो चेंज हो गई है फ्रॉम 10 मिलीमोल टू 20 मिलीमोल इन 10 सेकेंड्स। क्लियर है? तो सबसे पहले तुम लोग क्या करो, इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिख लो। सबसे पहले यही करोगे तुम लोग, तो क्या लिखोगे, 1/-1/γ1 dA/dt। हाँ जी बोलो। और इसको कैसे लिखोगे, अहद आ गया क्या? अच्छा, dB/dt आ गया क्या, मेरे को बताओ थोड़ा। यस मैम, आ अच्छा गया। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, -1/γ3 dC/dt 1/γ4 dB/dt। ठीक है, dB/dt ये अपन ने लिख लिया। अब देखो आपको क्या दिया हुआ है, सी की जो कंसंट्रेशन चेंज हो रही है वो 10 मिलीमोल टू 20 मिलीमोल हो रही है 10 सेकेंड में। यानी कि मेरा बेटा dC/dt तुम्हें कितना दे रखा है, बताइए मुझे सारे बच्चे। बोलो बोलो, बोलने से ही पता लगेगा, ऐसे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। ये नहीं करवाया था मैंने ऐसा टाइप का क्वेश्चन। कनक आप बताइए। मैम 20 - 10/10। हाँ तो बोलो ना, सही तो बोल रहे हो, 20 - 10/10 यानी कि कितना आएगा, 1। यस और नो? मैम इसकी जो यूनिट है ना वो चेंज नहीं करनी पड़ेगी। किसकी यूनिट, मिलीमोल की चेंज करनी पड़ेगी, आप ये बोल रहे हो? क्यों करनी पड़ेगी, हमें जो रेट ऑफ रिएक्शन है ना मेरा बेटा, वो इसी में ही रिपोर्ट करना है ना, मिलीमोल पर डेसीमीटर। और डेसीमीटर क्या होता है, 1 लीटर में 1 डेसीमीटर ही क्यूब होता है। तो आपको मोल पर लीटर में इसको चेंज नहीं करना, क्योंकि आपको आंसर ही किस में रिपोर्ट करना है, मिलीमोल पर डेसीमीटर क्यूब में करना है। ठीक है गुनगुन? आयुष क्लियर है क्या, दिव्यांश, अहद? ठीक है, ओके। अब देखो उसके बाद क्या दिया हुआ है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ d/dt क्या दिया हुआ है, dd/dt दिया हुआ है आपको 1.5 टाइम्स ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ b, यानी कि माइनस लगेगा आगे। एक तो ये चीज दे रखी है, दूसरी चीज क्या दे रखी है, ध्यान से सुन लो। appearance of d is 1.5 times of rate of disappearance of b which is twice the rate of disappearance of a, यानी कि dB/dt कितना दिया हुआ है,
2 टाइम्स ऑफ रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए। हाँ या ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब इनको क्या दिया हुआ है? और भी दिया हुआ है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी हैज बीन एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड टू बी 9 मिलीमोल, यानी कि डी बाय dt कितना दिया हुआ है? 9 मिलीमोल। बेटा देखो क्वेश्चन तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये आपका प्रीवियस ईयर इक्वेशन है 2023 का। ये तो मैंने ले लिया, मैंने कहा चलो ले लेते हैं ये वाला क्वेश्चन। डी बाई डी टी दिए रखा है आपको। अब आपको रेट ऑफ रिएक्शन बताना है, मतलब इन सब को यूज करके आपको फाइनली रेट ऑफ रिएक्शन बताना है। तो कैसे करेंगे इसको? सोचो, लगाओ दिमाग थोड़ा सा। इसको मैं यहाँ पे 1 लिख दे रही हूँ। सोचो क्या क्या चीजें हमें मिल सकती है। सबसे पहले तुम्हारा काम क्या है? तुम्हें पता लगाना पड़ेगा गामा 1 क्या है, गामा 2 क्या है, गामा 3 क्या है, गामा 4 क्या है। लगा सकता है कोई? आई होप सारे यहाँ पे थोड़े से ना एक्टिव बैठे हो, वरना मेरे को मन नहीं करेगा पढ़ाने का मेरा बेटा। जैस्मीन आप एक्टिव हो बेटा? Yes, ma'am. हाँ, करो इसको, सॉल्व करो। क्या लिख सकते हो? वरना मैं होमवर्क में दे दूंगी फिर ये क्वेश्चन। केमिकल काइनेटिक्स के थोड़े क्वेश्चन बेटा लेवल उनका हाई रहता है, जेईई मेंस में थोड़ा सा रहता है, नो डाउट। तो इसीलिए ये चैप्टर थोड़ा सा है, आपको ज्यादा क्वेश्चन इसके लगाने पड़ेंगे। Ma'am, minus dA by dt is equal to minus gamma 1 upon gamma 2 dB by dt. माइनस डी ए बाई डी टी, फिर बोलो। Minus dA by dt is equal to minus gamma 1 upon gamma 2 dB by हाँ, dt. वो तो Ma'am, ठीक है ऐसे आप, हाँ वो तो कर सकते हो, वो आप कैसे भी कर सकते हो। बट मुझे क्या चाहिए ना, मुझे चाहिए गामा 1 और गामा 2 की वैल्यू चाहिए यहाँ पे। तो अब मैं कैसे लेके आऊं? क्योंकि जब तक मेरे को ये नहीं पता होगा ना, मैं रेट ऑफ रिएक्शन नहीं निकाल पाऊंगी बेटा। तो मुझे ये चाहिए होगा, तो मैं कैसे करूं? 1.5 को मैं क्या लिखूं? 3/2 लिख दूं क्या, या 2/3? क्या लिखूं? 3/2 लिख दूं? 3/2. 3/2. ठीक है। तो यहाँ से तुम्हें क्या पता चल रहा है? यहाँ से तुम्हें क्या पता चल रहा है मेरा बेटा? मैं कहाँ लिखूं? एक काम करते हैं, यहाँ लिख देते हैं। यहाँ से तुम्हें ये पता चल रहा है क्या? 2 डी बाई डी टी 2/dt is equals to minus 3 हाँ। d by dt. यस। या एक काम करो, इसको ऐसे भी क्यों ले रहे हो, इसको 3 को नीचे ले जाओ, है ना। और ये क्या है? ये है। यानी कि तुम्हें 2 का कोफिशिएंट पता चल गया, गामा 4 पता चल गया तुम्हें क्या है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये है। 3. क्योंकि अगर 3 होगा, यहाँ पे प्लस का है, क्योंकि अगर 3 होगा तभी तुम 1/3 लिखोगे। और डीबी बाई डी में क्या है? गामा 2 की वैल्यू क्या है? 2 है, तभी तुम लिखोगे -1/2 dB by dt। तुम ये चीज यहाँ से भी देख सकते हो मेरा बेटा। ये देखो, अगर मैं ये 2 को यहाँ पे नीचे लिख लूं, तुम ये तब भी देख सकते हो। यानी कि फिर गामा 1 क्या है? 1 है। यस और नो? Yes, ma'am. तभी तुम इसको Yes, लिख रहे ma'am. हो। अब बात आती है, गामा 1 आ गया, गामा 2 आ गया, गामा 4 आ गया। अब बात आती है गामा 3 की। तो गामा 3 क्या होगा? देखो कैसे निकाल सकते हो इसको कैसे निकाल सकते हो? लगाओ थोड़ा सा दिमाग। टीसी बाय dt गामा 3 बाय गामा 4 डी बाय dt लिख दो इसको। बोलो यस और नो? Yes. इसको मैं हटा रही हूँ क्योंकि मेरा काम हो चुका है ऑलमोस्ट इसका। ठीक है, अब कैसे करूं? गामा 4 आप लोगों को पता है सबको कितना? 3 है। Ma'am, 3. गामा 3 हमें नहीं पता। डी बाई dt पता है? यस मैम, उसने पहले ही बोला था 9 है। ठीक है, और डीसी बाई dt कितना है मेरा बेटा? 1 है। तो गामा 3 की वैल्यू 1. कितनी आ जाएगी? 1/3 आ जाएगी। Yes, ma'am. Yes, ma'am. आ गया? तो यानी कि गामा 3 क्या हो जाएगा मेरा बेटा? 1/3 हो जाएगा। अब जल्दी से निकाल के बता दो मुझे क्या होगा फिर देयर रेट ऑफ रिएक्शन। जल्दी से, आपको कोफिशिएंट वगैरह सब मिल चुके हैं, ठीक है। अब फटाफट से मुझे निकाल के बता दो। इसको कैसे लिखोगे? माइनस डी ए बाई डी टी 3. -1/2 डी ए बाई डी बी बाई डी टी
इसको आप लिखोगे कितना लिखोगे 3 dc/dt, और इसको आप लिखोगे 3 dd/dt। यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो अब क्या करें फिर? 3 नहीं, यहाँ पे आप लिखोगे 1/3 लिखोगे ना, क्योंकि गामा 4 3 है ना, तो नीचे जाएगा ना वो। तो अब क्या करोगे, 3 से कर दो फिर मल्टीप्लाई, कर दे 3 से मल्टीप्लाई। बोलो, इतना सोचना पड़ेगा मेरा बेटा। 3 से कर Yes, दूं कि मैं ma'am. मल्टीप्लाई? Yes, तो अगर मैं 3 से हर जगह मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मेरा डी, तो मेरा क्या बन जाएगा, जल्दी से देखो, -3 dA/dt। थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है इसलिए टाइम भी लग रहा है। ये कितना बन जाएगा, -3/2 dA/dt। वेरी गुड। और ये बन जाएगा 9 dC/dt, और ये बन जाएगा dd/dt। बस अब निकाल लो, तुम्हारे पास कौन सा लोगे, मुझे सबसे इजी ये लग रहा है। तो रेट ऑफ रिएक्शन dd/dt कितना दिया हुआ है आप लोगों को? Ma'am, 9. 9 दिया हुआ है। एक मिनट रुको, कुछ गड़बड़ तो नहीं की इसमें? क्योंकि इसका आंसर मेरे 1 आना चाहिए इसका। अच्छा, ओके, हमने क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई किया ना, हमने Yes, 3 से ma'am. मल्टीप्लाई किया ना। ओके। Yes, ma'am. तो आप एक काम कीजिए, कुछ गड़बड़ है, एक सेकंड, फोन आया है। देखो कुछ मिस्टेक हुई है क्या, ये सब सही चल रहा है? 1/3 3 dC/dt। प्लीज एक बार चेक करना, मैं भी एक बार सोल्व कर लेती हूँ इसको फटाफट से। तो ये आ रहा है अपना 1a + 2b 1/3c, ये तो ठीक आ रहा है अपना बिल्कुल। 1a + 2b 1/3c + 3d आ रहा है, ठीक है। तो अपा क्या कर, अच्छा ओके, ठीक है ठीक है, गॉट इट गॉट इट गॉट इट गॉट इट। अब आप क्या करो, एक मिनट रुको, देखो इधर, आप लोग क्या करो ना, वो मत करना, पहले आप ये लिख लीजिए इक्वेशन, क्योंकि फिर वो गलत ही आएगा नो डाउट। आप इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो ताकि इंटीजर में आ जाए, फ्रैक्शन में ना आए। तो ये बन जाएगा 3a + 6b 3c + 9d। क्लियर है? तो पहले जब आप ये निकालेंगे ना तो इसको इस फॉर्म में जरूर चेंज कर लेना। समझ रहे हो मेरी बात? अब आप रेट ऑफ रिएक्शन निकालो। रेट ऑफ थोड़ी ना आएगा, 1C नहीं आएगा. कहाँ पे, 1C नहीं आएगा। कहाँ पे मैंने क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई, हाँ 1c आएगा, ठीक है। अब आप निकाल लो। अब मुझे किसी के लिए भी निकाल सकते हो, मेरे पास देखो dC/dt की वैल्यू है ना, तो मेरे पास रेट ऑफ रिएक्शन क्या आएगा, dC/dt। और वो कितना दिया हुआ है मेरा बेटा, ऑलरेडी मेरे पास 1 दिया हुआ है, तो बस यहाँ से आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 1। अगर आपको dd/dt करके निकालना तो वो निकाल लो, 1/9 dd/dt क्या हो जाएगा, 1/9 × 9, तो वो भी आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो हमने क्या किया, बेसिकली आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ था, हमने सबसे पहले क्या किया, हमारा फिर से सुन लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इन डेटा को यूज करके गामा 1 की वैल्यू, गामा 2, गामा 3, गामा 4 यानी कि इस इक्वेशन को पूरा करना है। तो मैंने इन सारी डेटा को यूज करके गामा 1, गामा 2, गामा 3, गामा 4 की वैल्यू निकाल ली थी, जो मेरे पास ये आ रही थी फाइनली। फिर मैंने क्या करा, पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, तो आपका 3a 6b c + 9d बन गया। जब आपके पास ये फाइनल इक्वेशन आ जाएगी, क्योंकि आपको पता है रेट ऑफ रिएक्शन आप तभी निकाल सकते हो जब आपके पास क्या होगी, ये फाइनल इक्वेशन होगी। मानते हो कि नहीं मानते हो?
अगर फाइनल इक्वेशन उसको- आपके पास आ गई है, नाउ यू कैन इजिली फाइंड आउट द रेट ऑफ रिएक्शन। बस यही करना है इसमें। आई होप क्लियर हो गया हो। ठीक है जी, सुजल, अनुराग, पृथ्वी, क्रेश, कार्तिक, ठीक है क्या? रिपीट करना है तो प्लीज टेल मी, मैं रिपीट कर दूंगा। ठीक है, तो ये आपको करना है। ठीक है, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन यू कैन इजिली सोल्व, बट देयर आर सम क्वेश्चन इन एवरी ईयर जिसमें थोड़ा सा आप लोगों को सोचना पड़ेगा। और ये देखो, ऐसा हमने हालांकि कॉन्सेप्ट तो पढ़ लिया, बट ऐसा क्वेश्चन हमने क्लास में नहीं किया था। तो ये तभी आप लोगों को पता चलेंगे, ऐसे ऐसे चीजें पता लगेंगी व्हेन यू सोल्व द क्वेश्चन। ठीक है, अभी तो ये मेरे पास एक, वैसे ऑलमोस्ट सारे ही हो गए हैं इस टाइप के, बट फिर भी जब आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे ना, तो आपको क्वेश्चन डेफिनेटली मिलेंगे। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ पहले 5 साल के कर लो, बोलती हूँ ना हमेशा, ये पहले 5 साल के कर लो। अब तुम्हारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का शनिवार को टेस्ट है, तो तुम पहले ये देखो क्या तुमने वो 5 साल के निपटा लिए क्वेश्चन। अगर निपटा लिए फिर ये और क्वेश्चन ट्राई करना। समझ में आ गया सबको? ठीक है, चलो अब Yes, देखो, ma'am. अब हम चलते हैं आगे। फैक्टर अफेक्टिंग द रेट। लास्ट क्लास में हमने क्या कर लिया था? लास्ट क्लास में हमने सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन देखा था, यही देखा था ना, और उसी पे हमने बहुत सारे क्वेश्चंस लगा लिए थे। ठीक है, और याद रखना रेट ऑफ अपीयरेंस में और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस में आप कोफिशिएंट को इंक्लूड नहीं करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन में कोफिशिएंट को इंक्लूड करते हैं। ठीक है, चलो अब बात करते हैं हम कौन कौन से फैक्टर रेट को अफेक्ट करते हैं। हालांकि इसका डिटेल हम आगे धीरे धीरे क्लासेस में करेंगे, बट फॉर नाउ आप लोग देख लीजिए कौन कौन से फैक्टर जो है रेट को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, अगर आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में चेंज करेंगे तो डेफिनेटली आपका रेट चेंज होगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक ही क्या है? रेट लो, जहां पे मैं आपको बताऊंगी कि रेट डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे। अगर आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चेंज कर रहे हो तो उसके रेट में भी चेंज आएगा, रेट बोले तो स्पीड में भी चेंज आएगा। पहली चीज, इसको हम अभी देखो आगे हेडिंग भी डली हुई है, रेट लो। ठीक है, सेकेंड पॉइंट लिखेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। अगर आपके पास गैसेज है तो उसमें आप पार्शियल प्रेशर यूज करोगे, यस से नो बेटा? बेटा Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. अगर गैसेस का पार्शियल प्रेशर चेंज होगा तो ऑब्वियस सी बात है रेट भी चेंज होगा। तीसरी बात आती है टेम्परेचर। इस पे भी हमारा पूरा एक क्लास जाएगा जिसमें मैं आपको आर्हेनियस इक्वेशन बताऊंगी। स्कूल में सुना होगा आर्हेनियस इक्वेशन का। तो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा मेरा बेटा, तो ऑब्वियस सी बात है अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ेंगे रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल के बीच में, और जितने कोलिजन बढ़ेंगे प्रोडक्ट बनेगा, रेट बढ़ेगा। तो यानी कि टेम्परेचर बढ़ने से आपका रेट बढ़ेगा। किस तरीके से बढ़ेगा वो हम आने वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? फोर्थ पॉइंट आता है कैटलिस्ट। अब कैटलिस्ट क्या करता है ये तुमने थोड़ा बहुत सुना होगा। कैटलिस्ट क्या करता है? रिएक्शन को क्या करता है? कैटलिस्ट क्या करता है? Increase the rate. या आपके रेट को बढ़ाएगा। एक्चुअली कैटलिस्ट क्या करता है? एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर को कम कर देता है, जिसकी वजह से आपकी रिएक्शन जल्दी हो जाती है। मैम ये एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है? इस पे भी हम 30 मिनट स्पेंड करेंगे आने वाले टाइम में। ठीक है, उसके बाद आता है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। अगर मेरा बेटा सरफेस एरिया ज्यादा है, जैसे आप मान लो कोई आपका एक लक्कड़ है बहुत, मतलब एक तो आपके पास लोगो फूड है, एक आपके पास उसका क्या है, छोटे छोटे पीसेज हैं। अगर आपको बर्न करना है तो कौन जल्दी बर्न करेगा? जो स्मॉल, जो छोटे छोटे पीसेज हैं, ऑब्वियस ही बात है। तो बेटा जब हम सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं ना, तो सरफेस एरिया बढ़ाने से हमारा रेट भी बढ़ता है। पहली चीज तो ये, सरफेस एरिया बढ़ा देने से तुम्हारा रेट बढ़ता है मेरा बेटा। ठीक है, उसके अलावा अगर मैं 6th पॉइंट की बात करूं, वो है फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट, अब तुम्हें मुझे बताना है गैस के केस में रेट ज्यादा होगा, लिक्विड के केस में ज्यादा होगा, या सॉलिड के केस में ज्यादा होगा? गैस के पार्टिकल्स में होगा, क्योंकि सॉलिड में तो आपको पता है ये पास पास होते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होती है, तो उनको बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए ऑब्वियस सी बात है ज्यादा टाइम लगेगा एज कंपेयर टू गैस वाला। और ऐसे ही आप बोल सकते हो नेचर ऑफ रिएक्टेंट पे भी डिपेंड करता है। ये भी डिपेंड करता है कि आपका रिएक्टेंट का नेचर क्या है। अगर मान लो आपके रिएक्टेंट ऐसे हो जिसमें बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग हो, तो ऑब्वियस सी बात है ना, उसको ब्रेक करने में टाइम जाएगा तो प्रोडक्ट लेट से बनेगा, तो रिएक्शन स्लो हो जाएगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो नेचर ऑफ रिएक्टेंट, तो ये कुछ
पॉइंट्स थे जो आपको ध्यान में रखना है। मैं ये नहीं कह रही हूँ रट्टा मार लो, क्योंकि ये सारी चीजें हम क्लास के डिटेल में पढ़ने वाले, लाइक टेम्परेचर वाला, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वाला, कैटलिस्ट वाला, ये सब ही हम आने वाली क्लासेस में डिस्कस करने। ठीक है जी, हो जाएगा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, कीप गिविंग मी थम्स अप, यस मैम, कर लेंगे, ये तो सिंपल था। अब बात आती है रेट लो पे। अब ये रेट लो क्या होता है? तो यहाँ पे मैं आपको कुछ पॉइंट्स लिखवाऊंगी। पॉइंट्स लिखेंगे जैसे कि मैं हमेशा लिखवाती हूँ। पॉइंट्स मैं इसलिए लिखवाती हूँ मेरा बेटा कि एनालिसिस मैंने किया इस चैप्टर का, तो मैंने देखा है यहाँ से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी बने हैं, तो इसीलिए मैं आपको थ्योरेटिकल पॉइंट्स भी कवर करवा देती हूँ, ताकि आपके जो स्टेटमेंट बेस्ड वाले क्वेश्चन होते हैं वो आपके गलत बिल्कुल भी ना हो। तो यहाँ पे आप सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे रेट लो है क्या। लिखो, इट इज, पहले आप लिख लीजिए, इट इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन क्वांटिटी। लिखो सारे बच्चे, रेट लो क्या है? एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन क्वांटिटी है। याद करो, तुमने 11th में इक्विलिब्रियम नाम का एक चैप्टर पढ़ा था, उसमें आप लॉ ऑफ मास ऑफ एक्शन पढ़ते थे ना? Yes, लॉ ऑफ ma'am. मास ऑफ एक्शन Yes, पढ़ते थे, ma'am. ठीक है? आप क्या बोलते थे? डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता था रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की, और पावर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो है वो उसकी रेज टू द पावर में आ जाता था। रेट लो भी कुछ ऐसा ही है। तो पहला पॉइंट लिखो, इट इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन क्वांटिटी, मतलब ये थ्योरेटिकल नहीं निकाल सकते हो, ये एक्सपेरिमेंटली ही डिटरमाइन करना पड़ेगा। सेकंड पॉइंट लिखो, जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, लिखो रेट ऑफ रिएक्शन इज रिलेटेड टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। मतलब वो कह रहा है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो किससे रिलेटेड होगा मेरा बेटा? रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन से होगा। अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में चेंज होगा तो भैया रेट भी चेंज होगा। तीसरा पॉइंट लिखो, तीसरा पॉइंट है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। लिखो, एट कांस्टेंट टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन एट एनी टाइम। लिखो सारे बच्चे, अभी मैं फिर इसको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बताऊंगी। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ध्यान से सुनना, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट सेम टाइम each raised to some power जो कि which determine only experimentally। इसको लिखो एंड एक बार मुझे थम्स अप दो कि हो गया, क्योंकि मैं फिर इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपको बता देती हूँ। पहले लिख लो, फिर इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बताती हूँ मेरा बेटा। जिसने नोट्स ऑलरेडी बनाए, नहीं बनाए होंगे मेरे ख्याल से, तो स्कूल वाले नोट्स में मत बना देना बेटा, जेई के नोट्स, ठीक है? इसका कंटेंट अलग है, इसका लेवल अलग है, ठीक है? तो जैसे कि अगर मैं बेटा यहाँ पे एक जनरल रिएक्शन लिखती हूँ, ए बी से बन रहा है प्रोडक्ट। क्लियर है मेरा बेटा? तो यहाँ पे आप रेट क्या, अभी क्या बोला? अकॉर्डिंग टू रेट लो क्या है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ, किसका प्रोडक्ट? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का, रेज टू सम पावर। मान लो वो पावर अल्फा है और बी के रिस्पेक्ट में वो पावर क्या है? बीटा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ध्यान से सुनो, मैंने यहाँ पे ये वाला स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं लिया है, मैंने यहाँ पे ए और बी नहीं लिया, मैंने इसमें कुछ अलग पावर लिया, दैट इज अल्फा और बीटा, ठीक है? क्योंकि मेरा बेटा जो आपका रेट लो आएगा ना बन के, जो आप रेट लो लिखोगे, उसमें आप बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को देख के नहीं बता सकते हो कि पावर क्या आएगी। अगर मान लो 2a + 3b है तो आप ये नहीं बोलोगे कि a की पावर 2 है, b की पावर 3 है। वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया गया है, वो कुछ और हो सकता है, इसीलिए कुछ और हो सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? अल्फा और बीटा लिखा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यहाँ पे लिख भी सकते हो अल्फा क्या है, बीटा क्या है, अभी सारी चीजें बताऊंगी। पहले प्रोपोर्शनलिटी को हटाओ और यहाँ पे क्या आएगा? स्मॉल के। स्मॉल के हो सकता है कि तुम मुझे देखो मैम कैपिटल के लिख रही हैं, बट ये स्मॉल के ही होगा। कैपिटल के रिप्रेजेंट करता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को और स्मॉल के रिप्रेजेंट करता है रेट कांस्टेंट। तो यहाँ पे ये क्या है बेटा? ये क्या है? रेट कांस्टेंट है। क्या है? रेट कांस्टेंट है, ठीक है?
कैपिटल के तुम्हारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, स्मॉल के होता है रेट कांस्टेंट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है। अब अल्फा क्या है? अल्फा तुम्हारा है ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए। मैम ये ऑर्डर क्या है? धीमे धीमे देखो बातें पता चलेंगी। बीटा क्या है? ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी। अभी आगे मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की। बेटा ये देखो ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन, बेटा देखो ये जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है। तो अल्फा क्या दिखा रहा है? वो दिखा रहा है कि ए के रिस्पेक्ट में क्या ऑर्डर है, ठीक है। बीटा क्या दिखा रहा है? बी के रिस्पेक्ट में क्या ऑर्डर है। अगर दोनों को ऐड कर दोगे तो वो क्या दिखाएगा? ओवरऑल ऑर्डर बताएगा रिएक्शन का। यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब बात आती है कि जो अल्फा है मेरा बेटा वो ए के बराबर हो भी सकता है और ए के बराबर नहीं भी हो सकता। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, जो तुम्हारा अल्फा है वो ए के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ऐसे ही जो बीटा है वो बी के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। मैम कब ए के बराबर होगा और कब नहीं होगा हमें कैसे पता चलेगा? मैं बताऊंगी। फिलहाल के लिए रेट लो एक्सप्रेशन समझ में आ गया क्या है? रेट लो क्या है? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ रिएक्शन। क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज्ड टू द सम पावर। ठीक है जी? यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। चलो Yes, ma'am. इसके बाद मैं कुछ बात करती हूँ रेट कांस्टेंट की। अब रेट कांस्टेंट को तुम वेलोसिटी कांस्टेंट भी बोल सकते हो, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में वो वेलोसिटी कांस्टेंट भी लिख के देता है, कई बार वो लिख के देता है मेरा बेटा स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट भी लिख के देता है, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट भी लिख के देता है। तो ये रेट कांस्टेंट डिपेंड किस पे करता है? तो ध्यान रखना, रेट कांस्टेंट डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ओनली ऑन नेचर ऑफ रिएक्टेंट, आपका रिएक्टेंट कैसा है, आपका टेम्परेचर क्या है, एंड कैटलिस्ट पे, इस पे ये डिपेंड करता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये आपका जेईई में क्वेश्चन आया हुआ है। नेचर ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और कैटलिस्ट पे डिपेंड करता है। अगर आपकी रिएक्शन फास्ट होगी तो ऑब्वियस सी बात है उसका रेट कांस्टेंट भी ज्यादा होगा। अगर आपकी रिएक्शन स्लो होगी तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू भी क्या होगी? कम होगी। तो ये तीनों चीजों पे वो क्या करता है? डिपेंड करता है। क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। इशिता और कौन कौन Yes, है यहाँ पे? निहारिका नहीं है ना? लवन्या, जस्मीन, अहद। Yes, ma'am. ठीक है। आगे चलते हैं। आगे हेडिंग डालेंगे यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, कैसे हम रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालेंगे? तो यूनिट किस पे डिपेंड करती है? यूनिट डिपेंड करती है पावर ऑफ कंसंट्रेशन इन रेट कांस्टेंट। जैसे मान लो लेट्स से तुम्हारे पास ये रिएक्शन है, ठीक है, तो इसका रेट कैसे लिखूंगी मेरा बेटा? ऐसे ही तो लिखूंगी ना, के ए की पावर लेट्स से एन लिख दिया। यही समझाया ना मैंने कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज्ड टू द सम पावर, वो मेरी एन है। और यहाँ पे एन क्या है मेरा बेटा? एन ही है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। एन क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो एक बात बताओ, अगर मुझे रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालनी है तो मैं कैसे निकालूंगी? रेट बाय कंसंट्रेशन की पावर एन। यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. और रेट की यूनिट क्या होती है? मोल पर लीटर पर सेकंड होती है। अगर मान लो आपका लीटर में है और आपका टाइम सेकंड में है, वॉल्यूम अगर लीटर में, टाइम सेकंड में, तो यही होती है रेट की यूनिट। याद करो कल बताई थी। कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा फिर? मोल पर लीटर की पावर एन। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो? इसको आप ऐसे लिख सकते हो क्या? मोल पर लीटर 1 माइनस एन पर सेकेंड। सोच के बताओ। Yes, ma'am. हाँ Yes, सोच। ma'am. Yes, चलो, तो यानी कि अब ये बड़े काम की है तुम्हारी। ये जनरल फॉर्मूला रहेगा तुम्हारा रेट कांस्टेंट का। जनरल फॉर्मूला का क्या मतलब है? एन क्या दिखा रहा है मेरा बेटा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तुम्हें कोई भी ऑर्डर की रिएक्शन बोल दे जाए, तुम यहाँ पे एन की वैल्यू पुट करो और ऑर्डर निकालो। जैसे कि अगर मैं बोल रही हूँ एन क्या है मेरा बेटा? जीरो ऑर्डर है, एन जीरो है, यानी कि रिएक्शन कैसी है? जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है। तो रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या आ जाएगी? मोल पर लीटर पर सेकेंड। यस और नो?
Yes, ma'am. अगर वो Yes, बोल रहा है yes, ma'am. फर्स्ट ऑर्डर की है तो 1 - 1 0, यानी कि रेट कांस्टेंट की यूनिट आ जाएगी पर सेकेंड। अगर वो बोल रहा है n = 2 तो क्या आ जाएगी 1 - 2 - 1, यानी कि मोल इनवर्स लीटर पर सेकेंड। अगर वो बोल रहा है n = 3 तो क्या आ जाएगी मोल -2 लीटर स्क्वायर पर सेकेंड। यस और नो? Yes, ma'am. Yes. Yes, तो ma'am. यानी कि सिर्फ आपको क्या करना है, ये याद रखना है कि रेट कांस्टेंट का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, मोल पर लीटर की पावर 1 - n पर सेकेंड। जो भी तुम्हें ऑर्डर की बोले, 3/2 बोले, कुछ भी 4/2 बोले, 14/2 बोले, तुम्हें सिर्फ n की जगह वो वैल्यू पुट करनी है और तुम्हें रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालनी है। वैसे तो जेई में ऐसा क्वेश्चन बहुत रेयर चांस है कि आए, मतलब देखो अगर उनको थोड़ा इजी क्वेश्चन डालना हुआ ना इस चैप्टर से तो ये क्वेश्चन डाल सकते हैं। और जो 2024 में एक शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन आया था, सिंपल सा क्वेश्चन था, तो उस बच्चे के मजे मजे हो गए होंगे जिस शिफ्ट में क्वेश्चन आया। ठीक है जी, चलो Yes, ma'am. उसके बाद हम बात करते हैं ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन। ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन तो ये क्या होता है, ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन क्या होता है अभी बताया, पावर ऑफ, लिखो पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स, यही तो है पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म इन रेट लो, यही तो बताया मैंने। रेट लो एक्सप्रेशन में जो पावर है वही तो है ऑर्डर, और ओवरऑल ऑर्डर कैसे आता है वो मैंने आपको बता ही दिया। अगर मान लो आपके पास a + b से प्रोडक्ट बन रहा है मेरा बेटा, तो आप रेट कैसे लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू सम पावर, लेट्स से दैट पावर इज अल्फा और बीटा। तो a के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना है, a के रिस्पेक्ट में Alpha. 1 है, अल्फा की वैल्यू 1 है, लेट्स से अल्फा की वैल्यू अगर 1 है, b की पावर, एक सेकेंड, अल्फा की अगर 1 है तो बीटा की 1 है, तो मतलब मैं क्या बोलूंगी, a के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 1 है, b के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 1 है। तो इस तरीके से आपको देखना है। और अगर मैं ओवरऑल ऑर्डर बोलूं तो ओवरऑल ऑर्डर के लिए क्या करोगे तुम सारे, अल्फा Add. प्लस Add कर देंगे। Alpha plus beta. अल्फा प्लस बीटा कर देना, खत्म कहानी, सिंपल सी बात है। एनसीईआरटी में देखोगे तो देखो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सी डेफिनेशन है, वो तुम्हारे स्कूल के एग्जाम्स के लिए ठीक है, बट जेई के लिए आपसे कोई डेफिनेशन नहीं पूछने वाला है। यू नीड टू ओनली अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट जो मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है। इसीलिए मैं एक एक चीज आप लोगों को लिखवाती हुई जा रही हूँ ताकि जहन में रहे, ठीक है। अब आती है, ये नोट करके लिख लो सारे बच्चे अपनी नोटबुक में, क्योंकि अब जो मैं बात बताने वाली हूँ ना, यहीं से देखो ये सारे क्वेश्चन सोल्व होंगे। जेई वाले लगा लो, जेई एडवांस के बोल लो, कुछ बोलो, ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ है, वो बोल रहा है कि पार्शियल ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए पर्टिकुलर रिएक्टेंट शोज दैट हाउ मच टाइम्स रेट बिकम ऑन चेंजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये तो मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता दिया, अगर तुम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में चेंज करोगे तो ऑब्वियस सी बात है रेट भी चेंज होगा। बट तुम ये भी बता सकते हो कि कितना तुम कंसंट्रेशन में चेंज करोगे और तुम्हारा रेट कितने टाइम से इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, ये बता सकते हो। जैसे कि अगर मान लो मेरे पास यहाँ पे है, लेट्स से रेट, ध्यान से सुनना मेरा बेटा, ये लिख रही हूँ, ठीक है। अगर तुम्हारी रिएक्शन जीरो ऑर्डर में, पहला केस लिख रही हूँ, अगर n 0 है तो रेट क्या हो जाएगा, के a की पावर 0, यानी कि रेट किसके बराबर आ गया, रेट कांस्टेंट के, यस और नो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. यानी कि अगर तुम्हारी जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो तुम्हारा रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर आ जाएगा, रेट कांस्टेंट के बराबर आ जाएगा। यानी कि जीरो, अभी मैं पूरा डिटेल में जाएंगे ऑर्डर ऑफ जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर में। अगर तुम्हारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, इसका मतलब उस केस में जो आपका रेट है वो डिपेंड नहीं कर रहा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे। आपकी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कुछ भी हो, रेट उस पे डिपेंड नहीं कर रहा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अगर तुम्हारा n की वैल्यू 1 है, लेट्स से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 है, तो रेट क्या हो जाएगा कार्तिक, ये हो जाएगा सुजल, यही हो जाएगा। तो एक बात बताओ, अगर, अरे बोलते भी नहीं हो यार तुम लोग, Yes, ma'am. Yes, ma'am. हम सबको दे दो, कार्तिक सुजल का नाम पुकारा है मैंने, हम जब हाँ जी Yes, कुछ ma'am. तो बोल दो। हाँ, अगर एक ही कंसंट्रेशन मान लो लेट्स से 2 टाइम्स से बढ़ा दो, अगर तुमने एक ही कंसंट्रेशन 2 टाइम्स कर दी तो रेट भी कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा। 2 times. हाँ,
2 times. अगर मान लो एक ही कंसंट्रेशन तुम 3 गुना कर दो तो रेट भी क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स हो जाएगा। 3 times. यानी 3 times. अगर मान लो तुम्हारी कंसंट्रेशन डबल हो रही है, रेट भी डबल हो रहा है, कंसंट्रेशन ट्रिपल हो रही है, रेट भी ट्रिपल हो रहा है, इट मींस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या रहा होगा, फिर 1 रहा होगा। एक और देखो, अगर मान लो n की वैल्यू 2 है तो इसका मतलब क्या होगा मेरा बेटा, अगर मान लो तुम्हारी कंसंट्रेशन एक ही कंसंट्रेशन में 2 टाइम कर दूं तो रेट कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स। 4 times. 4 times. कंसंट्रेशन में रिएक्टेंट की 3 टाइम्स कर दूं तो रेट 9 टाइम्स हो जाएगा, डबल हो रहा है ना। तो इट मींस ऐसा कुछ लिखा मिल जाए तुम्हें क्वेश्चन में तो समझ जाना ऑर्डर क्या होने वाला है, वहां पे 2 होने वाला है। अगर मान लो n वैल्यू कितनी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तुम्हारा 3 है, यहाँ पे लिख दूं क्या, 3 है, तो रेट क्या हो जाएगा, k a की पावर 3। तो Yes, अगर मान लो तुम्हारा कंसंट्रेशन 2 टाइम्स हो रहा है तो रेट कितने टाइम्स होगा, 8 टाइम्स होगा। अगर ये 3 टाइम्स हो रहा है तो रेट 27 टाइम्स हो जाएगा। तो पहचान लो कि अगर जैसे उसने क्वेश्चन में दिया होगा, इससे तुम्हें ये पता चल जाएगा कि कौन सी रिएक्टेंट, जो भी तुम्हें रिएक्टेंट दिया होगा तुम्हें ये पता चल जाएगा इस रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में ये ऑर्डर है। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हमें पता क्या करना है, हमें उन चीजों को पकड़ के आना जहां से हमारे नंबर बन सकते हैं, समझ रहे हो। और तुम्हारी किस्मत अच्छी हुई तो शिफ्ट में इजी क्वेश्चन मिल सकता है तुम्हें, तो हमें वो चीज तो बिल्कुल भी नहीं छोड़नी जो चीज इजी है। देखो जहां पे बहुत सारी चीजें लाइक न्यूमेरिकल आएंगे, अभी वहां पे बहुत अच्छे लेवल के न्यूमेरिकल बनते हैं, तो वहां पे मैं आपको बताऊंगी बेटा ये थोड़ी चीजें ना ध्यान से समझनी पड़ेंगी, तो प्लीज समझ लो। यहाँ से थोड़े से क्वेश्चन कम बनते हैं, बट जहां से क्वेश्चन बनते हैं वो चीज तो हमें बहुत अच्छे से समझनी पड़ेगी बेटा। डाउट है तो पूछो ना, मैं बैठी किस लिए हूँ, मैं बैठी किस लिए हूँ, पढ़ाने के लिए तो थोड़ी ना बैठी हूँ, सिर्फ डाउट लेने के लिए बैठी हूँ। ठीक है, हो जाएगा ये मेरा बेटा। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, यानी कि ma'am. आज की क्लास का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट बताया मैंने तुम लोगों को। ठीक है, चलो अब बात करते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। जब भी मैं लिखूं ना, जहां पे भी मेरी स्लाइड में लिखा हो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, मतलब वहां से समझ जाना पहले बने हुए हैं क्वेश्चन। पहला पॉइंट लिखोगे कि जो ऑर्डर है वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जाता है। क्लियर है मेरा बेटा, ये तो तुम लोगों को समझ में ही आ गया होगा। Yes, ma'am. ठीक है, मतलब आप कभी भी ऑर्डर जो है, और ऑर्डर कैसे डिटरमाइन करोगे, जब आपको रेट लो पता होगा। जब तक आपको रेट लो ही नहीं मालूम होगा, क्या तुम ऑर्डर प्रिडिक्ट कर सकते हो, क्या नहीं प्रिडिक्ट कर सकते हो। और रेट लो कभी भी आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देख के नहीं बता सकते हो, इसलिए मैंने बोला ऑर्डर इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड। सेकेंड लिखो, जो ऑर्डर है बेटा, ऑर्डर वो आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, और फ्रैक्शन भी हो सकता है, एंड इंटीजर भी हो सकता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिया। और रिएक्शन का जो ओवरऑल ऑर्डर है, जो रिएक्शन का ओवरऑल ऑर्डर है वो हमेशा तुम बेशक देख लेना, हमेशा ग्रेटर देन 0 इक्वल टू 0 ही रहेगा, या तो 0 रहेगा या 0 से ज्यादा रहेगा। फोर्थ पॉइंट लिखो, अगर तुम रिएक्शन कंडीशन चेंज कर देते हो, तनीषा आप हो बेटा क्लास में? मेरे को तो एक तो ये भी रहता है कि आप लोग क्लास में हैं भी कि नहीं है। अगर आप रिएक्शन कंडीशन चेंज कर देते हो तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी चेंज होगा। रिएक्शन कंडीशन कैसे, टेम्परेचर वगैरह ये सब चेंज कर दोगे। ठीक है, पहले 3 पॉइंट्स आर सुपर डुपर इंपॉर्टेंट। बोलो जी, हो गया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am. ठीक है, बहुत ही बढ़िया। आगे चलते हैं, ये वाला क्वेश्चन करते हैं। चलो आओ, अब क्वेश्चन की थोड़ी बेटा प्रैक्टिस करते हैं। पहला क्वेश्चन तुम्हारे स्क्रीन पे है बेटा, इतना सा भी डाउट होगा ना, देखो इतना सा, वो भी पूछना तुम्हें मेरे से, अपने मन में लेके नहीं जानना डाउट को। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रेट इक्वल टू, तुम्हें एक रेट लो दिया हुआ है, ठीक है, तुम्हें इसका ऑर्डर बताना है। सिंपल क्वेश्चन है, इजी पीसी क्वेश्चन है। चलो हैंड रेस कीजिए, हैंड रेस करो। Ma'am. और एक बार बताओ क्लास कितने बजे तक है आज हमारी? 6:45. 6:40. 6:45. हाँ, उससे पहले भागने की कोशिश भी नहीं करोगे। और थोड़ा सा ना क्लास को इंटरेस्टिंग बनाओ। तुम लोग बहुत, मेरे को ऐसे लगता है डर जाते हो क्वेश्चन को देख के। ठीक है, ऐसे मन नहीं करना है, हो जाएगा, सब हो जाता है बेटा,
बस मेहनत करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के तो कोई पानी भी नहीं पिलाता, ये तो तुम्हें पता है ना। अगर तुम उठोगे नहीं, एक बार बताओ, तुम ब्रश वगैरह करते हो है ना, फ्रेशन अप होते हो, सुबह उठते हो, नहाते धोते हो, तो अगर तुम उठोगे ही नहीं, हाथ पैर नहीं हिलाओगे, तो क्या खुद ब खुद थोड़ी ना ब्रश कर लोगे। तो हर चीज को करने के लिए आपको एफर्ट मारना पड़ता है। फिर ये तो जेई की बात हो गई बेटा। ठीक है, हाँ जी बताइए क्या होगा इसका आंसर। ऑप्शन ए। मैम One A. one. Option A. 1 होगा, ठीक है। जस्ट यू ऐड, ये मत करना 3/2 माइनस माइनस 1/2, ये मत कर देना, तुम्हें सिर्फ पावर को ऐड करना है, यानी कि 3/2 माइनस 1/2 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर है, सबसे इजी क्वेश्चन होता है ये, अगर आ गया तो मैम तुम्हारे मजे मजे। Yes, ma'am. उसके बाद लेवल बढ़ा रही हूँ मैं अब धीरे धीरे, ये लेवल 2 टाइप का क्वेश्चन है, पढ़ो इसको, पढ़ो पहले, चलो तुम पढ़ो। अच्छा हो रहा है, क्या बात है। जब तुम क्वेश्चन करते हो ना, मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन मिलती है, शाबाश बेटा, वेरी गुड। करना, किशिता, दिव्यांश, क्रिश, पृथ्वी, पृथ्वी आप बताएंगे बेटा। मैम 1/3 आ रहा है। 1/3 आ रहा है, वेरी गुड। 1/3 आ रहा है क्या सबका। देखो Yes, ma'am. अब ना इस क्वेश्चन यस को ना मैम। दो तरीके हो सकते हैं करने के लिए। एक तो तुम वो लंबा वाला जो स्कूल वाला मेथड होता है वो करो, बट मैं वो तुम्हें सिखाना नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ कि तुम कम टाइम में कर लो। अब देखो, तुम खुद देखो, रेट ऑफ रिएक्शन बोला हुआ है डबल, जब कंसंट्रेशन हो रही है 8 टाइम्स, तो आप ऐसे ही लिखते हो इसको, ठीक है। तो वो बोल रहा है कि रेट जो है डबल हो चुका है जब तुम्हारी कंसंट्रेशन कितनी हुई है, 8 टाइम्स हुई है, ठीक है। तो यानी कि तुम्हें फटाफट से ऐसा लिख के सोचना है इसमें, ठीक है। ये तो मैं लिख रही हूँ, तो इतना नहीं है, सिंपल देखो, अगर रिएक्शन डबल हो रही है तो भैया कंसंट्रेशन 8 टाइम्स हो रही है, तो ऑर्डर क्या आ रहा होगा। तो 8 को आप क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 3 लिख सकते हो, बोलो हाँ या ना। Yes, यस ma'am. मैम। ठीक है, 2 की पावर 3 लिख सकते हो, तो क्या हो जाएगा बताओ आंसर। 2 टाइम्स कब होगा, जब तुम्हारा, बोलो बोलो, Ma'am, order of reaction 1/3 होगा. हाँ, जब तुम्हारा ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन 1/3 होगा, तब क्या होगा तुम्हारा, तब क्या होगा तुम्हारा, जो रेट है वो 8 Double हो टाइम्स हो जाएगा. जाएगा, ठीक है। सॉरी, रेट ऑफ फ्रैक्शन डबल हो जाएगा। देखो इसको कैसे करेंगे, मैं पूरा डिटेल में करके बताती हूँ तुम्हें इसको, ताकि एक ये क्वेश्चन करा दूं, फिर उसके बाद देखो तुम कम टाइम में इसको सॉल्व कर सकते हो। देखो सबसे पहले मैं रेट कैसे लिखूंगी, ऐसे ही लिखूंगी, मैं लिखूंगी कि अकॉर्डिंग टू जो ये दिया हुआ है वो यही होगा। मुझे नहीं पता ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या है, मुझे नहीं पता, वही बताना है, ठीक है। R2 क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि रेट ऑफ फ्रिक्शन डबल हो जाएगा, यानी कि 8 टाइम्स ऑफ R1 हो जाएगा। कब हो जाएगा, जब तुम एक ही कंसंट्रेशन 8 टाइम्स कर रहे हो, यस और नो। तो इसको तुम क्या यस कर मैम। दोगे, डिवाइड कर दोगे, ठीक है। तो डिवाइड कर दोगे, सॉरी डबल हो रही है ना, तो जब तुम इसको डिवाइड करोगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, देखो, Yes, ma'am. ठीक है। Yes. अब इसको कैसे लिखोगे, इसको मैम लिख सकते हैं 1 की पावर 2, 3 लिख दो इसको, बताओ, Yes, ठीक है। ma'am. तो ये क्या हो Yes. जाएगा, इसको आप 3n लिख लो, और बेस सेम है तो पावर को क्या करो, कंपेयर करो, तो 3n इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो n क्या आ जाएगा, 1/3। इवन ये वाली चीज करने में भी तुम्हें ज्यादा टाइम नहीं जाएगा, मतलब क्योंकि कहने का मतलब अभी आप सीख रहे हो, इसलिए मैंने ये बता दिया। बट ऐसे ही अगर आप बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो अपने दिमाग में ही कर लोगे फटाफट उसको, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा मेरा बेटा, सी आ जाएगा। हो जाएगा क्या, यस मैम। Yes, ma'am. बहुत बढ़िया। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन कीजिए, क्वेश्चन नंबर 3।
अहद आप सोल्व करोगे ये? ठीक है, बताता हूँ। आंसर मत बताना प्लीज मेरे को, पहले आप हैंड रेस कर लीजिए जिसका हो गया है। ओके, 4 बच्चों का हो गया है, ठीक है। हुआ अहद? जैस्मीन आप बताओ। मैम 1/16. 1/16, ओके। कनक आप बताओ। मैम 16. 16। दिव्यांश? मैम 1/16 ही आ रहा है। 16 आ रहा है, इधर आओ। आपको रेट दिया हुआ है, ठीक है। जैस्मीन एक बार देखो बेटा, रेट दिया हुआ है, आपसे बोला है वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज रिड्यूस टू 1/4 ऑफ इनिशियल। लेट से पहले वॉल्यूम V1 था, जो वॉल्यूम V2 है वो क्या हो चुका है, 1/4 ऑफ इनिशियल, दैट इज V1/4। एक बार मैम बताओ। 16। हाँ 16। अगर वॉल्यूम कम हुआ है तो आप सबको पता है कंसंट्रेशन होता है नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम कम हुआ है तो कंसंट्रेशन बढ़ेगा, और अगर कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो रेट भी तो बढ़ेगा ना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो अगर आपका वॉल्यूम जो है 1/4 हो गया है इनिशियल वाले से, तो क्या हो जाएगा, 1/4 ये हो जाएगा, 1/4 ये हो जाएगा। तो यानी कि रेट आपका कितने टाइम से बढ़ेगा, देखो मैं डिटेल में नहीं करवा रही हूँ अब करके इसको, 16 टाइम्स हो जाएगा। क्लियर है सभी को? जैस्मीन? बाकी आप अगर लॉन्ग मेथड से मतलब करना चाहते हैं, धीरे धीरे करना चाहते हैं, तो आप फिर आप लिखिए पहले कि A/V, B/V, फिर जो सेकेंड रेट होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा V/4 हो जाएगा, तो आपका रेट क्या आ जाएगा फिर, 16 आ जाएगा। ठीक है, समझे क्या बोल रही हूँ मैं? Yes, ma'am. अगर मान लो आपको ऐसे लिखना है कि R1 ये है, तो ये A/V है और ये B/V है, ठीक है। रे R2 क्या बोल रहा है कि जो V है वो क्या हो चुका है, अगर मैं मान लो इसको V कंसिडर कर रही हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, जो V2 हो जाएगा वो V/4 हो जाएगा, दैट इज 4A 4B। तो रेट कितना आ जाएगा, R2 कितना आ जाएगा, 16 टाइम्स ऑफ R1। तो ये डी ऑप्शन इसका करेक्ट। ठीक है जी, चलिए फोर्थ क्वेश्चन कीजिए। ये जेई एडवांस में आया था 2007 में, ट्राई करिए इसको करने का। ये वाला क्वेश्चन ना इनफैक्ट एडवांस में क्या मेंस में भी अभी पूछा है, रिसेंट नीट में भी पूछते हैं ये वाला क्वेश्चन। काफी फेमस क्वेश्चन है ये, बहुत फेमस क्वेश्चन है, तुम्हें हर बुक में, हर मॉड्यूल में, हर जगह मिलेगा ये क्वेश्चन। देखो इसको पता है क्या करना है, इधर आओ एक बार, चलो तुम ट्राई करो फिर मैं बताती हूँ क्या समझ में आ रहा है। ये देखो आप लोग, मैम डी ऑप्शन। थ्री आ रहा है दिव्यांश? मैम डी आ रहा है 3। कैसे किया मेरे को बता बेटा। मैम इसमें क्या है, जी जब डबल होगा तो जो ओवरऑल रिएक्शन थी वो भी डबल हो रही थी एच को फिक्स रखने पे, तो जी की जो वो होगी पावर वो 1 होनी चाहिए। वेरी गुड। हाँ फिर मैम जो अगर जो पहले लाइन के अकॉर्डिंग लूँ तो 8 टाइम्स हो गई थी वो रिएक्शन। हाँ जी अगर डबल करूंगा तो वो जी की पावर 1, तो 2 को मैम नीचे हाँ लिया है, मैं 8/2 करा तो मेरा एच की पावर बीटा इक्वल्स टू 4 आ रहा था। बीटा 4 आ, तो फिर तो ओवरऑल ऑर्डर तुम्हारा 5 होना चाहिए। बीटा एच की पावर बीटा 4 आ रहा था, तो
2h की पावर करूंगा तो 2 आ जाएगा आंसर। ठीक है, देखो आंसर तुम्हारा सही आया है। देखो एक बार सारे बच्चे ध्यान से देखो, उन्होंने रिएक्शन लिखी हुई है, मैंने उसका रेट लो लिख लिया। वो बोल रहा है मैंने कंसंट्रेशन ऑफ बोथ द रिएक्टेंट जी एंड एच इज डबल, रेट बढ़ जाएगा 8 गुना, 8 टाइम्स। मतलब जब आप दोनों की कंसंट्रेशन को डबल करोगे तो रेट 8 टाइम्स हो रहा है। इसको यहीं पे रुक जाओ, आगे देखो। फिर वो कह रहा है लेकिन व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ जी इज डबल ना, कीपिंग ऑफ एच कंसंट्रेशन इज फिक्स, रेट इज डबल। यानी कि एच को उसने कुछ नहीं कहा, उसने कहा है कि अगर जी की कंसंट्रेशन डबल करते हो तुम्हारा रेट भी डबल हो जाएगा। तो ऑब्वियस ही बात है जी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या रहा होगा बेटा, बोलो सारे बच्चे, 1 रहा होगा। 1 1 अब उसके बाद हमें एच के रिस्पेक्ट में नहीं पता क्या ऑर्डर है। फिर वो बोल रहा है कि दोनों की कंसंट्रेशन अगर डबल कर रहे हो तो रेट तुम्हारा 8 टाइम्स हो रहा है। तो रेट 8 टाइम्स कब होगा बेटा, अगर तुम दोनों की कंसंट्रेशन को डबल कर दे रहे हो तो तुम्हारा बीटा क्या होना चाहिए कि तुम्हारा रेट 8 टाइम्स आ जाए। जी की पावर तो 1 ही है, उसको तो नहीं छेड़ सकते तुम, तो यानी कि बीटा की पावर क्या होगी, 2 ही होगी। अभी तो वो 4 2 8 होगा ना, 2 2 4 2 8। यानी कि जी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 1 होगा, एच के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या होगा, 2 होगा। तो जो तुम्हारा फाइनल रेट लो बनेगा मेरा बेटा वो क्या बनेगा, जी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 1, एच के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 2, तो ओवरऑल ऑर्डर क्या आ जाएगा तुम्हारा 3 आ जाएगा। तो यानी कि मैंने क्या है इस स्टेटमेंट को देख के ये क्वेश्चन सोल्व किया। पहले ये स्टेटमेंट देखी, मुझे पता चल गया कि जी के रिस्पेक्ट में क्या ऑर्डर है, फिर मैंने इसको पढ़ा, फिर मुझे ये भी पता चल गया कि एच के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या है। क्लियर है ये वाला क्वेश्चन सबको, बताइए। यस मैम। यस मैम। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करो। बिल्कुल सेम है ये तो भाई, क्वेश्चन जम्मा ही सेम है, बट वो बस वो क्या किया ना इन्होंने, वैल्यू चेंज करी है, कुछ वैल्यू लिख दिया। देखो तुम खुद पता लगा लोगे, सेम क्वेश्चन है। बाकी बच्चे प्लीज ट्राई करो, और ट्राई करो कि क्लास मिस ना करो इस चैप्टर की। आई रिक्वेस्ट यू ऑल। बस एक बच्चे से हुआ है, क्या था इस क्वेश्चन में भाई, किसी और से हुआ है क्या? आयुष, सुजल, कार्तिक, लवन्या, साक्षी, अभिषेक, तनिषा, जुनैद। जुनैद आपकी फर्स्ट क्लास है बेटा। आर्यन, बताओ कैसे होगा इशिता? मैम जब इसमें दिया है कि कंसंट्रेशन ए एंड बी की जब डबल हो जाएगी तो इसका रेट इंक्रीज हो जाएगा 0.3 से 2.4। यानी कि अगर हम इसमें देखें तो 0.3 का ये 4 टाइम्स हो जाएगा, ना 8 टाइम्स। सॉरी 8 टाइम्स हो जाएगा। फिर अगर सिर्फ ए की कंसंट्रेशन को हम अगर डबल करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज 0.3 से 0.2, मतलब ये डबल हो जाएगा। तो हमने कंडीशन की थी कि जब ये 2 टाइम्स होता है तो रिएक्शन, सॉरी क्या था, कोई बात कंफ्यूजन हो गया। कोई बात नहीं, इधर आओ। ये वही क्वेश्चन है जो भी मैंने कराया है। वो कह रहे हैं कि कंसंट्रेशन ओनली ए की कंसंट्रेशन डबल होगी जब तुम्हारा रेट ऑफ रिएक्शन 0.3 to 0.6 होगा। मतलब डबल हो रहा है, 3 से 6 डबल हो रहा है ना, तो ए भी डबल हो रहा है, तो मतलब ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या रहा होगा बच्चों, जल्दी बोलो। 1 1 यू आर बिहेविंग लाइक दिस कि पता नहीं क्या ही पता। इधर देखो, अच्छा जब दोनों की कंसंट्रेशन डबल कर रहे हो तो ये देखो 8 टाइम्स हो रहा है, तो मतलब बी के रिस्पेक्ट में क्या ऑर्डर रहा होगा बच्चे, 2 ही तो रहा होगा ना। सेम क्वेश्चन है, डिट्टो कॉपी सेम है, बस इन्होंने यहाँ पे कंसंट्रेशन लिख के दे दी। ठीक है, चलो
आगे हेडिंग डालो रेट लो फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होती है, कोई मुझे बताएगा क्या, कभी पढ़ा है एलिमेंट्री रिएक्शन? ये होती है सिंगल स्टेप रिएक्शन, रिडक्शन होती है। मतलब जो एक ही स्टेप में हो जाए, एक ही स्टेप में बॉन्ड बन रहा है, एक ही स्टेप में ही बॉन्ड क्या है, ब्रेक हो रहा है। सेकंड क्या है, नो इंटरमीडिएट फॉर्म, इसमें कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता। इंटरमीडिएट क्या होता है, जीओसी में पढ़ा होगा तुम लोगों ने, कार्बोकेटाइन, कार्बन आयन, फ्री रेडिकल, दीज आर इंटरमीडिएट्स। ठीक है, तो एलिमेंट्री रिएक्शंस वो होती है जिसमें कोई इंटरमीडिएट बीच में नहीं बनता है। ठीक है जी, सिर्फ एक ही स्टेप में फटाफट रिएक्शन हो जाती है, क्योंकि जहां इंटरमीडिएट बनता है बेटा वहां पे रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप में होती है, ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा, और एलिमेंट्री रिएक्शन में क्या होता है, जो आप ओवरऑल ऑर्डर निकालते हैं, लेट्स से मेरे पास ये है, एक सिंपल सी रिएक्शन लेती हूँ, 2A + 3B प्रोडक्ट बना रहा है। ठीक है, अगर मैं रेट की बात करूं तो इसमें रेट क्या होगा, ध्यान से सुनना, अगर ये एलिमेंट्री रिएक्शन है तो इसमें जो बेटा रेट होगा A की पावर 2 B की पावर 3। यानी कि अगर मैं एलिमेंट्री रिएक्शन की बात करूं तो उसमें आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, बाय लुकिंग द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा वही उसके क्या आ जाएगा, पावर में आ जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्योंकि एलिमेंट्री रिएक्शन क्या है, एक ही स्टेप में हो रही है, यानी कि यहाँ पे 2A यूज किए होंगे, 2 मोल ऑफ A, और 3 मोल ऑफ यहाँ पे B यूज किए होंगे। तो A के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या है 2, B के रिस्पेक्ट में क्या है ऑर्डर 3, तो ओवरऑल ऑर्डर क्या आ जाएगा, I। ठीक है, तो आप इसको अपनी लैंग्वेज में लिख लेना कि एलिमेंट्री रिएक्शन में जो ओवरऑल ऑर्डर है हम कैसे बता सकते हैं, सम ऑफ, कैसे बता पाओगे, सम ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्लियर है ये वाली बात? यस मैम। यस मैम। उसके बाद एक तीसरी बात आती है, अगर मान लो तुम्हें ऐसी बैलेंस्ड इक्वेशन दी हुई है, लेट्स से, तो तुम्हें ध्यान रखना है जो तुम्हें इक्वेशन को बैलेंस करना है वो स्मॉलर इंटीजर में करना होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आप ये नहीं बोलोगे कि A के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 1 है, B के रिस्पेक्ट में 1/2 है। इसको आप बैलेंस करो, कैसे हो जाएगा ये, 2A + B, प्रोडक्ट को ऐसे ही रहने दो क्योंकि मैंने यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं किया। अब ये स्मॉलेस्ट इंटीजर में बन गया, अब तुम बोलना A के रिस्पेक्ट में 2, B के रिस्पेक्ट में 1। समझ में आई ये वाली बात? यस मैम। तो यहाँ पे लिखो, एक लाइन लिख सकते हो तुम लोग कि बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन शुड बी इन स्मॉलर इंटीजर वैल्यू। बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन शुड बी इन स्मॉलेस्ट इंटीजर वैल्यू, ये आपको लिखना है। मैम स्क्रीन नहीं शेयर हो रही है। किससे नहीं हो रही आयुषी, एक बार रिज्वाइन कर बेटा। ओके। ठीक है, मैम हो गई। हो गई, चलो। तो यानी कि मैं क्या बोल गई, यहाँ पे मेन पॉइंट क्या है एलिमेंट्री रिएक्शन के बारे में, यही है कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी determined by looking at the balanced chemical equation। क्लियर है? यस। चलो आगे हम चलते हैं। एक सेकंड, यस, ये वाला क्वेश्चन करेंगे सारे बच्चे, ये वाला क्वेश्चन करो। करो, एलिमेंट्री रिएक्शन है, वॉल्यूम जो है रिड्यूस हो चुका है बाय अ फैक्टर ऑफ 3, तो रेट ऑफ रिएक्शन बताओ कौन से फैक्टर से इंक्रीज होगा। दिस इज योर इंटीजर बेस क्वेश्चन। वो आपको लिख के देगा बेटा एलिमेंट्री रिएक्शन है, ठीक है, वो आपको लिख के देगा एलिमेंट्री रिएक्शन है, नहीं तो वो अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगी तो वो भी आपको लिख के देगा, तो आप कंफ्यूज मत होना मैम हमें कैसे पता चलेगा, हिंट देगा वो। बताओ क्या होना चाहिए फिर इसका आंसर, कौन बताने वाला है?
इसका रेट लो सभी ने यही लिखा है क्या? क्रिश यही लिखा है क्या? यस मैम। तो क्या होगा मुझे बता बेटा, कि अगर वॉल्यूम 3 फैक्टर से रिड्यूस हो रहा है तो रेट ऑफ रिएक्शन कितने फैक्टर से इंक्रीज होगा? बोलो 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 बोलो। अरे अभी तो कराया मैंने ये वाला क्वेश्चन, ऐसे क्यों कर रहे हो आप लोग? मैम 27। हाँ, इतना क्यों सोच रहे हो इसमें? हम्म? अगर वॉल्यूम 3 फैक्टर से डिक्रीज हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर 9 और 3 कितना हो गया? 1/27, v/27 हो जाएगा। तो रेट कितने फैक्टर से इंक्रीज करेगा? 27 से ही तो करेगा भाई। क्लियर है क्वेश्चन? जल्दी बोलो। Yes, ma'am. क्रिश हो जाएगा? जैस्मीन? Yes, ma'am. बढ़िया। ये वाला क्वेश्चन करो। अब तुम ये देखो कैसा क्वेश्चन पूछा है 2014 में। हाँ आयुष बता बेटा। Ma'am, 3. 3 और किसका आ रहा है? 3 कनक का आ गया। 3 रेट ऑफ डिसअपीयरेंस क्या हो गया? अरे देखो ना, -dm/dt है ना, तो रेट ऑफ रिएक्शन को हम क्या लिखते थे? -dm/dt। आज हमने ये भी सीख लिया। ठीक है, तो वो क्या बोल रहा है? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस 8 फैक्टर से इंक्रीज हो रहा है जब तुम कंसंट्रेशन m की डबल करते हो। तो ठीक है, तुमने n की कंसंट्रेशन डबल कर दी और ये कितने टाइम्स इंक्रीज हो रहा है? 8 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है। तो ऑर्डर क्या रहेगा? 3 रहेगा, तभी 8 टाइम्स इंक्रीज होगा, अदरवाइज तो नहीं होगा। क्लियर है? ठीक है, चलो आगे लिखिए। रेट लो फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। हेडिंग डालिए रेट लो फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। क्या है ये? अब देखो, एलिमेंट्री रिएक्शन क्या थी जो एक ही स्टेप में हो जा रही थी। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होगा? लिखो, रिएक्शन इन विच one or more intermediate is formed। ठीक है ना बात? जिसमें एक से ज्यादा इंटरमीडिएट बनेंगे। पहला पॉइंट ये लिखेंगे। ये कैसी रिएक्शन होती है? मल्टी स्टेप रिएक्शन होती है। मल्टी स्टेप रिएक्शन होती है। जैसे कि एग्जांपल देखो मेरा बेटा, तुम्हारे पास ये रिएक्शन है, ठीक है। अब ये रिएक्शन एक स्टेप में नहीं हुई है, 2 स्टेप में हुई है। कैसे हुई है? पहले स्टेप 1 में तो a + b मिलके d बना रहा है। अब स्टेप 2 में क्या होगा? जो ये d है वो b के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है? c। अब तुम इसको ऐड करोगे तो फाइनल इक्वेशन आएगी a + 2b = c। यस और नो? यानी कि ये जो d है मेरा बेटा, here d is an intermediate। yes or no? Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है। अब मैम बात ये आती है कि अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो उसमें हम ऑर्डर कैसे डिटरमाइन करेंगे? उसमें हम रेट लो किस तरीके से लिखेंगे? मानते हो ना? अब तुम्हारे एक स्टेप में रिएक्शन हो रही है, तुम्हें क्या पता कौन से स्टेप को देख के रेट लो लिखना है? बात है कि नहीं है? बोलो हाँ या ना। यस मैम। Yes, तो यहाँ ma'am. पे तुम एक चीज लिखोगे, जगह नहीं है क्या यहाँ पे? चलो यहाँ पे लिख लो। यहाँ पे लिखो एवरी स्टेप ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज एलिमेंट्री रिएक्शन। बात ठीक है ना? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का हर एक स्टेप एलिमेंट्री रिएक्शन ही कहलाएगा। यस और नो? यस मैम। ठीक है। Yes, ma'am. तो आप रेट लो कैसे लिखोगे? यहाँ पे लिखो, इसको मैं एक बार इरेज कर रही हूँ, प्लीज इसको लिख लेना कि डी इंटरमीडिएट है। यहाँ पे लिखो कि रेट लो कैसे डिटरमाइन करोगे? रेट लो इज डिटरमाइंड बाय स्लोवेस्ट स्टेप। मतलब जो स्लोवेस्ट स्टेप होगा वही डिटरमाइन करेगा रेट क्या होगा रिएक्शन का। अब इसमें मैं तुम्हें एक एग्जांपल बताती हूँ, लेट्स से यहीं पे बताती हूँ। मान लो साइकिल की फैक्ट्री है और उसमें 3 कंपार्टमेंट है A B C।
वहां पे साइकिल के पार्ट्स तैयार हो रहे हैं। मान लो इस ए वाले कंपार्टमेंट में टायर का काम कर रहा है, इसमें आपके ब्रेक्स के काम चल रहे हैं, और इसमें क्या लोगे आप, बोल दो जल्दी से, और कौन सा होता है, हैंडल। सिंपल। तो एबीसी कंपार्टमेंट में जो बंदे काम कर रहे हैं, जो ए वाले कंपार्टमेंट में काम कर रहा है, वो 2 दिन में अपना काम निपटा लेता है, ये 1 दिन में काम निपटा लेता है, और ये 4 दिन में काम निपटाता है। तो तुम मुझे ये बताओ साइकिल कब बन के तैयार होगी, ये किस पे डिपेंड करेगा? साइकिल कब बन के रेडी होगी, ये कौन से वाले कंपार्टमेंट में जो लोग काम कर रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा? मैम हैंडल वाले सी वाले कंपार्टमेंट में, क्योंकि जब तक ये सी वाले नहीं बनाएंगे, अपना काम नहीं करेंगे, साइकिल नहीं तैयार होगी भाई। बात सही है ना? यानी कि जो धीरे काम कर रहा है वही डिसाइड करेगा कि भैया तुम्हारी साइकिल कब रेडी होगी। तो सेम ऐसे ही केमिस्ट्री में भी, केमिकल काइनेटिक्स में भी, जो रिएक्शन का स्टेप स्लो होगा ना, वही डिटरमाइन करेगा कि आपका रिएक्शन का रेट क्या होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो यहाँ पे लिखना, स्लोवेस्ट स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। आई होप मैंने क्लियर किया। स्लोवेस्ट स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, आरडीएस। प्लीज इसको अपनी नोटबुक में लिखिए, आरडीएस क्या होता है? रेट डिटरमाइन स्टेप होता है। ठीक है, ठीक है जी। और यहाँ पे आप लिख सकते हो, आप यहाँ पे ये लाइन भी लिख सकते हो कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन लिखो, फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन लिखो, फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन may or may not be equal to stoichiometric coefficient। ठीक बात बोली ना मैंने? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि रिएक्शन क्या अब एक से ज्यादा स्टेप में हो रही है। अब जरूरी थोड़ी ना कि ए के रिस्पेक्ट में 1 ऑर्डर होगा, बी के रिस्पेक्ट में 2 ऑर्डर होगा, कुछ भी हो सकता है। लेकिन एलिमेंट्री के केस में आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देख के बता सकते हो कि आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस मैम। Yes. जैसे अब मैं एक क्वेश्चन करा, बोलो बोलो बोलो, कोई कुछ कह रहा है? मैम लास्ट पॉइंट रीड करना एक बार। लास्ट पॉइंट ये है, मैं कह रही हूँ कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में हमें आपको डिटरमाइन करना है, तो वो आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन से डिटरमाइन नहीं कर सकते हो। वो उसके बैलेंस केमिकल इक्वेशन में जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उसके बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो आप कैसे डिटरमाइन करोगे? जो स्लोवेस्ट स्टेप होगा उसको यूज करके आप ऑर्डर डिटरमाइन करोगे। जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल कराऊंगी, उसके बाद 2023 का क्वेश्चन तुम करोगे। ठीक है, ध्यान से सुनना। एक आपको ये रिएक्शन दी हुई है, हालांकि ये, हाँ हाँ बोलो बोलो, क्या हो गया? मैम बाय मिस्टेक हो गया था। अच्छा, इधर आओ, इसको थोड़ा सा ठीक कर लेना मेरा बेटा। इस तरीके की ये रिएक्शन है, ठीक है? आप देख रहे हो, वो कह रहे हैं एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन है जिसका मैकेनिज्म ये है। कैन यू सी दैट? मतलब ये रिएक्शन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन रही होगी, तभी एक से ज्यादा स्टेप में हो रही है। अनिरुद्ध ने भी पूछा था ना अभी। हाँ अनिरुद्ध देखो, ठीक है, मैंने बोला कि रेट आप डिटरमाइन कर सकते हो स्लोवेस्ट स्टेप से। तो अपना स्लो स्टेप कौन सा है मेरा बेटा? ये वाला। तो मेरा रेट क्या हो जाएगा बताइए सारे? यही हो जाएगा। यस और नो? Yes, ma'am. पक्का ना? क्योंकि स्लोवेस्ट स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब तुम पता क्या बोलोगे? अब तुम बोलोगे मैम एक्स के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 1, y2 के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 1, आंसर लगा के आ जाओगे 2। लेकिन ये क्या हो जाएगा? गलत। गलत क्यों हो जाएगा? इधर आओ, ध्यान रखना मेरा बेटा, जो आप तुम रेट लो लिखते हो ना, उसमें कंसंट्रेशन किसकी रहनी चाहिए? सिर्फ और सिर्फ जिसका कुछ टाइम स्पेन होता है, मतलब जिसका कुछ एग्जिस्टेंस होती है रेट लो में, वही रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन रहनी चाहिए। इधर आओ, अगर मैं x की बात करूं बेटा, तो x यहाँ पे इंटरमीडिएट है। कैन यू सी दैट? क्योंकि x2 से क्या बना है? x, फिर वो x y2 के साथ रिएक्ट करके xy प्लस y बना रहा है। तो यहाँ पे x क्या है? बोलिए सारे। x इज एन इंटरमीडिएट। जब जब रेट लो में, तुम लिख लो अपनी लैंग्वेज में, जब जब रेट लो में इंटरमीडिएट आएगा हमें उसको हटाना पड़ेगा। लिखो अपनी लैंग्वेज में, जब जब रेट लो में इंटरमीडिएट आएगा हमें उसको हटाना पड़ेगा। प्लीज ध्यान से सुन लो, फिर तुम कहोगे मैम दोबारा बताओ। अब यानी कि तुम्हें एक्स को हटाना पड़ेगा, बट एक्स को हटाओगे कैसे? तो एक्स को हटाने के लिए तुम कौन सा वाला यूज करोगे स्टेप? फास्ट स्टेप यूज करोगे, जो इक्विलिब्रियम वाला स्टेप है।
इसको तुम मान लो कि ये के इक्विलिब्रियम है, इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसको मान लो के इक्विलिब्रियम है। तो के इक्विलिब्रियम को आप क्या लिखते हो मेरा बेटा? प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, यानी कि x का स्क्वायर बाय x2, यस और नो? हमें क्या चाहिए? x की वैल्यू हटानी है ना, इधर आओ, x की वैल्यू हटानी है, तो x को साइड में कर लो, तो ये क्या बन जाएगा? x स्क्वायर के इक्विलिब्रियम x2, ठीक है, अंडर द रूट ले लो, तो ये क्या बन जाएगा? 1/2, यस और नो? अब इस x की वैल्यू को पुट कर दो यहाँ पे, बताओ हट जाएगा x? हट जाएगा x? Yes, बोलो। ma'am. तो रेट क्या आ जाएगा? Yes, रेट आ जाएगा के x की वैल्यू बताओ, के इक्विलिब्रियम हाफ, x2 हाफ और y2, यस और नो? अब ये दोनों कांस्टेंट है, मुझे इससे लेना देना नहीं है। अब तुम मुझे बताओ x2 के रिस्पेक्ट में क्या ऑर्डर है? 1/2, y2 के रिस्पेक्ट में क्या है? 1 है। ओवरऑल ऑर्डर क्या हो जाएगा? 1/2 + 1 यानी कि 3/2। तो आंसर क्या आ जाएगा? 1.5. 1.5. ऐसा क्वेश्चन है हर असाइनमेंट, हर डीपीपी, हर टेस्ट, हर एंट्रेंस में देखने को मिलेगा। हालांकि ये क्वेश्चन नीट 2017 का है जो मैं लेके आई हूँ। जेई मेन में पहले ऐसा क्वेश्चन नहीं आया था। ये देखो, इन्होंने डायरेक्ट नीट का कॉपी कर दिया जेई मेन 2023 में, सिर्फ उन्होंने रिएक्शन बदल दी, बाकी सारा क्वेश्चन सेम है, तुम देख भी सकते हो। अब तक क्या करोगे? जो मैंने समझाया है ना, इसको तुम अप्लाई करोगे इस वाले क्वेश्चन पे। अगर तुमने ये कर लिया तो मतलब कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। करो इस क्वेश्चन को बेटा। पहले तो ये पता लगाओ समझ में आ गया कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। Yes, ma'am. अब स्लोवेस्ट स्टेप को पकड़ो। पकड़ लिया? रेट लिखो सारे बच्चे, 21 के 21 बच्चे रेट लिखो मेरा बेटा। अब देखो क्या जो रेट लो तुमने लिखा है उसमें कोई इंटरमीडिएट आ रहा है? इफ यस देन रिमूव दिस बाय यूजिंग फास्ट स्टेप, और मुझे बताओ क्या आंसर आ रहा है। फिर दिव्यांश का तो हो गया, बाकी एक बार बताओ। हाँ जस्मीन, मैं अभी बेटा एक बार ये कर ले फिर मैं दिखाती हूँ। आया किसी का कुछ? अहद, अक्षिता, आर्यन, आयुष, सुजल, क्रेश, कार्तिक, इशिता, लवन्या, आया क्या किसी का? गुनगुन, कनक, नहीं आया क्या? बता दो भाई। कनक क्या प्रॉब्लम आ रही है बेटा? मैम 3 आ रहा है। हाँ तो तुम लोग पहले तो ये तो बोलते क्यों नहीं हो? 3 तो आया, अभी हुआ है क्या सॉल्व? मैम हो गया। देखो आया 3 किसी का? अरे क्या करूं मैं, तुम लोगों को वर्चुअली पिटाई करूं क्या? बोलते ही नहीं हो। हाँ ना में तो जवाब दे सकते हो। मैम नहीं आया। यस मैम। कैसे लिखोगे? स्लोवेस्ट स्टेप को यूज करके लिखोगे ना। ना तो तुम लोग डाउट सॉल्विंग ग्रुप में एक्टिव रहते हो ना क्लास में एक्टिव रहते हो। अब तुम्हारे घर आके एक्टिव करना पड़ेगा क्या तुम लोगों को? है अच्छा फायदा उठा रखा है तुम लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस का। यही तुम ऑफलाइन क्लासेस में करके दिखाओ ना। टीचर आएगा एकदम सामने से मारेगा चोक छप्पा। ठीक है, तो यही होगा। अब चेक करो क्या इंटरमीडिएट है इसमें, यस और नो है? तो ये मान लो आपका इक्विलिब्रियम वाला स्टेप है, तो मान के लो है ही। तो फास्ट स्टेप को आपको यूज करना है। तो एक के इक्विलिब्रियम क्या आ जाएगा? NOBr2 डिवाइडेड बाय NO की कंसंट्रेशन इनटू Br2 की कंसंट्रेशन। ठीक है मेरा बेटा? तो NOBr2 क्या आ जाएगा? मैं डायरेक्ट लिख दूं NOBr2, और यहाँ पे NO ऑलरेडी है
तो ये क्या बन जाएगा, NO स्क्वायर और Br2, तो यानी कि ओवरऑल ऑर्डर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये तो कांस्टेंट है, यानी कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NO का स्क्वायर Br2। अगर वो NO के रिस्पेक्ट में पूछता तो भी तुम बता देते 2 आएगा, Br2 के रिस्पेक्ट में पूछते तो भी बता देते। ओवरऑल ऑर्डर क्या है, 3 है। क्लियर हुआ? यस यस मैम। हैंड रेज करो किस किस को क्लियर हो गया, हैंड रेज करिए फटाफट जल्दी से मेरा बेटा। वेरी गुड, वेरी गुड। सिर्फ 11 बच्चों को क्लियर हुआ है, 10 बच्चों को क्लियर हुआ है, बाकी नहीं पढ़ रहे थे क्या क्लास में, बाकी गायब हो। ठीक है बेटा, ये वाला क्वेश्चन आपको घर से करना है, ये एक होमवर्क है। इसके अलावा मॉड्यूल निकाल रखा है तुम सबने, मॉड्यूल निकाला हुआ है क्या? नहीं निकाला तो प्लीज, मैंने आपको लास्ट टाइम बोला था जब क्लास खत्म होती है उसके 5 मिनट पहले 6:45 पे क्लास होती है, तो 6:40 पे अपना मॉड्यूल अपने पास रखो। तुम्हें कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं, सेक्शन बी में मैंने लिख दिया है, 1 से 5 तक करने हैं, 7 करना है, 9 करना है, 10 करना है। क्लियर है? सेक्शन जी में तुम्हें कौन सा करना है, 3, 4, 5, 7। आई होप क्लियर हो गया। 4 ये, 5 ये, 9 और ये कितने हो गए, 12 क्वेश्चन करने हैं। क्लियर है? यस चलो, आज अपन ने क्या पढ़ा, ध्यान से सुनो। आज अपन ने क्या पढ़ा, आज अपन ने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया था, रेट लो। ठीक है, उससे पहले वो घमासान वाला न्यूमेरिकल किया था, उसको एक बार घर पे जरूर कर लेना मेरा बेटा, ताकि अटको ना। ठीक है, आज हमने रेट लो सीखा था। तो मैंने रेट लो में ये बताया कि रेट लो कभी भी आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देख के नहीं बता सकते। क्लियर है? हमेशा वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होगा। क्लियर है मेरा बेटा? ठीक है, फिर उसके बाद हमने कहा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के कुछ सवाल भी किए थे हमने। मैंने बोला था कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आप मतलब किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर आप तभी बता सकते हो जब आपके पास रेट लो हो, पहली चीज तो ये। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अपन ने यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट भी किया था, मोल पर लीटर रेज टू द पावर, यही था ना जनरल फॉर्मूला? यस तो आपको कोई भी ऑर्डर दे दें, जस्ट आपको n की वैल्यू पुट करनी है और आपको रेट कांस्टेंट की क्या निकाल लेनी है, यूनिट निकाल लेनी है। ठीक है, और अपन ने ये भी देखा था कि अगर मान लो आपकी 0 ऑर्डर रिएक्शन है तो आपका रेट कांस्टेंट रेट के बराबर आ रहा था। जब आपका मान लो ऑर्डर 1 होगा, लेट्स से मैंने वो कौन सी वाली रिएक्शन ली थी, ए से प्रोडक्ट बन रहा था, तो अगर किसी की कंसंट्रेशन डबल हो रही है, अगर रेट भी डबल हो रहा है तो मतलब ऑर्डर 1 रहा होगा। अगर कंसंट्रेशन 2 टाइम्स हो रही है और रेट 4 टाइम्स हो रहा है तो मतलब उसके रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 2 रहेगा। अगर कंसंट्रेशन आपका 3 टाइम्स हो रहा है एंड रेट आपका 27 टाइम्स हो रहा है, इट मींस रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना रहा होगा, 3 रहा होगा। और हमने क्वेश्चंस भी किए थे जिसमें आप वॉल्यूम को आधा कर रहे थे, वॉल्यूम को 4 टाइम्स कर रहे थे, तो रेट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रहे थे। ठीक है, उसके अलावा हमने क्या कहा कि ऑर्डर जो है रिएक्शन का वो नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है। फिर हमने देखा एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री वो रिएक्शन है जो एक ही स्टेप में हो रही है, और अगर एक ही स्टेप में हो रही है तो हम उसका रेट लो ऐसा आराम से लिख सकते हैं उसके बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देख के। ध्यान रखना सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन के केस में, ठीक है, आप ऑर्डर बता सकते हो, ठीक है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देख के। लेकिन अगर मैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की बात करूं तो उसमें एक से ज्यादा स्टेप में रिएक्शन होगी, तो उसमें जो स्लोवेस्ट स्टेप होगा उसी से ही आप रेट डिटरमाइन कर सकते हैं। लेकिन ये जरूर चेक कर लेना कि स्लोवेस्ट स्टेप में आपका कोई इंटरमीडिएट तो नहीं है। अगर इंटरमीडिएट है तो पहले उस इंटरमीडिएट को हटाओ बाय यूजिंग फास्ट स्टेप। ठीक है, तो ये हमने आज सीखा है। क्लियर है मेरा बेटा? यस मैम। यस यस अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में क्या बताऊंगी, लास्ट क्लास में कह रही हूँ, नेक्स्ट क्लास में मैं मोलिकुलरिटी बताऊंगी। ठीक है, मोलिकुलरिटी क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मोलिकुलरिटी के बीच में आप लोगों को डिफरेंस बताना है, और आगे फिर हम स्टार्ट कर देंगे 0 ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और उनके न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ते रहना। अच्छा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री किसका कितना कितना कवर हो गया बता दो मेरे को फटाफट से, 1 बाय 1 करके बताओ।